हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बंडवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास का जो पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता है और सिंधु घाटी सभ्यता की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आज हम सब बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक ऐसे विषय के बारे में जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा विवादास्पद है, जो बहुत ही ज्यादा रहस्य के पर्दों से आबद्ध है और जिसको रहस्य के पर्दों से बाहर निकालने की जब से इसके संबंध में जानकारी मिली है उससे जो है वो कोशिशें जारी है, फिर भी आज तक जो है वो सफल नहीं हो पाया। मैं बात करने वाला हूं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। आपको मैं बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ ली गई जो किलाक्षर लिपि के नाम से पुकारा जाता है। इसी प्रकार मिस्र की लिपि हायरोग्लिफिक लिपि के नाम से पुकारा जाता है, उसको भी पढ़ लिया गया। इसी प्रकार बेबीलोनिया की, चीन की लिपि, ये सारी के सारी लिपि जो है वो पढ़ ली गई। बट सिंधु घाटी सभ्यता ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में जब भी जानकारी मिली, जब से जानकारी मिली तब से लगातार कोशिशें हो रही है और उसी कोशिश का परिणाम आप पीछे देख रहे होंगे कि बहुत सारे, अगर इंटरनेट पे सर्च करिए तो तमाम तरह के आर्टिकल्स इस पे जो है वो क्या है कि मिल जाएंगे। और ये सारे आर्टिकल्स खुद ब खुद जो है इस बात का गवाह है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने की जो कोशिशें हैं वो कोशिशें लगातार जो है वो क्या है कि जारी है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। नहीं पढ़े जा सकने के कई कारण में से एक कारण जो है ये बतलाया जाता है कि वास्तव में देखिए, जब हम इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसमें 26 सिलेबल्स का जो है प्रयोग होता है, 26 अक्षरों का प्रयोग होता है। और जब हम देवनागरी लिपि में जब हम कह सकते हैं अपनी बातों को लिखते हैं तो उसमें कुल जो है 52 अक्षरों का प्रयोग होता है, 52 सिलेबस का प्रयोग होता है। बट सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उस लिपि में 400 अक्षर, 400 जो है सिलेबस जो है वो क्या है कि मिल चुके हैं। तो 400 अक्षर को समझना, आप 26 अक्षर को आसानी से समझ सकते हैं, 52 अक्षर को आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन जहां पे 400 सिलेबस हो और प्रत्येक सिलेबस का क्या मतलब है इस बात का उद्वाचन करना, इसको रिविल्ड करना, इसको कह सकते हैं कि इसको मतलब डेसिफर्ड करना, ये बड़ा ही जो है वो कठिन काम जो है वो क्या है कि माना गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जब से जानकारी मिली, उसके जब से हमें लिखित साक्ष्य मिले, उसकी लिपि को पढ़ने की जो है कोशिशें लगातार जो है वो जारी है। और इस वजह से निश्चित रूप से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि काफी जो है वो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण तो है, लेकिन कह सकते हैं कि अभी तक रहस्य के पर्दों में जो है वो छिपा हुआ है। अब यहां पे देखिए एक बात समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि उसको प्रोटो हिस्टोरिकल एज में शामिल किया जाता है, यानी उसे ना तो ऐतिहासिक काल में शामिल किया गया, ना ही प्रागैतिहासिक काल में शामिल किया गया, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल करने के पीछे जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की लिखित साक्ष्य मिले, पूरा तात्विक साक्ष्य मिले। अगर दोनों साक्ष्य पढ़ लिए जाते, दोनों साक्ष्यों का प्रयोग उस युग के इतिहास के लेखन में करते तो निश्चित रूप से जो है फिर क्या इसको हम हिस्टोरिकल एज में ले जाते हैं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। लिखित साक्ष्य मिले हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य मिले हैं, लेकिन हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकने के कारण जो है इसका इस्तेमाल, इसके लिखित साक्ष्यों का प्रयोग इस युग के इतिहास के निर्माण में हम नहीं कर पाते। शायद आप सब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ठीक है ना। भाषा और लिपि में देखिए मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, स्वर और व्यंजन का प्रयोग करके जो मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है, जो वर्णमाला का प्रयोग कर रहा हूं, ये वास्तव में यही जो है वो क्या है भाषा है, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है, ये जो है वो क्या है भाषा है। लेकिन इसी बोली गई जो बात है उसको हम जब लिखते हैं ना तो लिखने के लिए जिसका प्रयोग, यानी भाषा को का जो लिखित रूप होता है ना, उसी लिखित रूप को जो है लिपि कहा जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चूंकि उसकी लिपि है तो इसका मतलब उसकी भाषा हो रही होगी, और भाषा जो है वो क्या है, पहले भाषा आएगी तभी जाके लिपि का जो है वो क्या है कि जन्म होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता में अगर लिपि है, लिखने की अगर एक पद्धति थी तो इसका मतलब है भाषा भी थी, और भाषा का
लिपिबद्धीकरण जो है वो किया जाता था। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि वास्तव में अगर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाती या पढ़ ली जाएगी जिस दिन, उस दिन जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत सारी जो बातें हैं, जो कह सकते हैं कि जो छिपे हुए हैं, जो वास्तव में उसके संबंध में अभी बहुत हद तक हमें कुछ भी जानकारी नहीं है, वो सारी जानकारी मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है कि बात है। तो आज की इस क्लास में हम सब इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो क्यों नहीं पढ़ी गई, ये तो हमने बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि उसका स्वरूप कैसा है, हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो कैसे लिखा जाता था, क्या इस जिस लिखने की उसकी जो पद्धति थी, क्या बाद के काल में किसी शासक के अभिलेखों में इस तरह की पद्धति का जो है पालन किया गया। तो ये तमाम तरह के सवाल हैं, इन सवालों को आज के इस क्लास में हम लोग ढूंढने की जो है वो क्या है कि कोशिश करेंगे। और ये सब देखिए आप जब देखेंगे इस सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर हम बात करें, तो ये लिपि ही अपने आप में देखिएगा कि इसका स्वरूप ही जो है, देखिए ये इसका स्वरूप ही कुछ इस तरह का है कि इसके बारे में कि अगर ये इस तरह की आकृति बनती थी तो वास्तव में इस तरह की आकृति का क्या तात्पर्य रहा होगा, ये हम और आप आसानी से लगा नहीं सकते। ठीक है ना, ये देखिए चित्राक्षर लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो आज की लिपि की तरह, देवनागरी लिपि की तरह कोई वर्णमाला नहीं है, बल्कि वो चित्राक्षर लिपि है। उसको पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहकर पुकारा जाता है, यानी उसके जो लिपि है ना वो पिक्चर के फॉर्म में, वो चित्र के फॉर्म में। अब किसी एक पार्टिकुलर चित्र का क्या तात्पर्य लगाते होंगे वे लोग, ये समझ पाना बड़ा ही जो है वो कठिन हो गया है। और यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है ना, यहां पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अगर हम बात करें, ठीक है, तो देखिए इसका एक बड़ा सा आकार हमने यहां पे दिया है और आप इसको देखकर केवल महसूस कर सकते हैं कि वास्तव में इसका क्या तात्पर्य वे लोग लगाते होंगे, ये समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है ना, और हो सकता है कि हम जो समझ रहे हैं वो ना समझ पाते होंगे। ठीक है, वो बात नहीं रही होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से संबंधित जो है छोटी सी जो है टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, और वो छोटा सा टॉपिक लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, हड़प्पाई लिपि हड़प्पन स्क्रिप्ट है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले किंतु लिपि अपठनीय है। अपठनीय को इंग्लिश में अनडेसिफर्ड कहा जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। यानी ये ध्यान रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोग पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, उनकी अपनी एक लिपि थी। अब उस लिपि को हम नहीं पढ़ पा रहे, ये कमी हमारी है, उनकी कमी अपनी नहीं थी। तो इस रूप में कह सकते हो कि उनका वास्तव में देखिए शहर का जो एक शहरी सभ्यता के जो विकास का जो कह सकते हैं कि कारण या बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो क्या है कि शहरी संस्कृति के जन्म देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उसमें यह भी है कि अगर लिपि का विकास है, अगर भाषा का विकास है, लिखने की अगर पद्धति का विकास है, तो व्यापार फ्लोरिश करेगा, क्योंकि व्यापार की स्थिति में अक्सर जो है वो क्या है लिखने पढ़ने की जरूरत होती है। तो लिपि का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में थी, इसलिए वो एक शहर के रूप में तब्दील हुआ। उसके कई कारण में से एक कारण यह भी था। इसी प्रकार अगर आप देखिएगा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उस समय तक जाते जाते भी जो है भारत में लिपि का विकास हो चुका था और इस वजह से शहरों का उदय हुआ। तो एक जो है कह सकते हैं कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि, और वास्तव में गार्डन चाइल्ड जो है उन्होंने ये कहा है, उन्होंने जो है वास्तव में नगरीय संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया। पहली बार उन्होंने अर्बन कल्चर शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि नगरों के जन्म देने के वो कौन कौन से कारक हैं। ऐसे कारकों की संख्या उन्होंने 10 बतलाई है और उसमें से लिपि का विकास भी जो है उन्होंने शहरीकरण के लिए एक जिम्मेदार कारक के रूप में जो है उन्होंने गिनाया है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो क्या है कि अपठनीय है, लिखित साक्ष्य है, लेकिन हड़प्पाई लिपि अपठनीय अनडेसिफर्ड सो फार है, यानी उसकी पढ़ने की जो कोशिश है वो जारी है बट अभी तक अपठनीय बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की समकालीन अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए तो यहाँ की लिपि जो है वो कैसी लिपि थी, किलाक्षर लिपि थी। इसी प्रकार मिस्र की जो लिपि पढ़ ली गई, इस लिपि को हायरोग्लिफिक लिपि कहा गया। ठीक है, हायरोग्लिफिक लिपि कहकर पुकारा गया। इसी प्रकार बेबीलोनिया की जो लिपि है वो क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
तो ये दिखा रहा है कि समकालीन अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो इसकी जो लिपि है वो पढ़ ली गई है और इसको किलाक्षर लिपि कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मिस्र की लिपि की बात की जाए तो ये हायरोग्लिफिक लिपि है। ठीक है, हायरोग्लिफिक लिपि है। इसी प्रकार अगर बेबीलोनिया की लिपि की बात की जाए तो इसकी जो लिपि है वो क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से पुकारा जाता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की अगर एक मतलब कह सकते हैं कि कंपैरिजन किया जाए अपने समकालीन मेसोपोटामिया फारस की सभ्यता और कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता के साथ, तो ये एक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के संबंध में एक कमी दिखती है कि उसकी लिपि जो है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। शायद हो सकता है कि उसकी अपनी एक विशिष्ट जो है अपनी पहचान और उसमें जो छिपे हुए सार होंगे वो अपने अलग तरह के होंगे, जिसको रिवील्ड करना जो है वो काफी कठिन जो है वो सिद्ध हो रहा है। ठीक है ना, यहां पे जो है हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अपठनीय। कारण क्या है? तो कारण में हमने बताया वर्णमाला में ना लिखा जाकर यह चित्र के रूप में लिखा गया है। और दूसरी बात कि इसमें टोटल जो है अक्षरों की संख्या जो है वो कितनी है? 400। ठीक है, इसमें टोटल अक्षरों की संख्या जो है 400 है। जबकि इसके विपरीत जो है अगर देखा जाए तो रोमन लिपि में 26 अक्षर है। इसी प्रकार जो है अगर देखा जाए 52 जो है रोमन देवनागरी लिपि में 52 अक्षर है। ठीक है, 52 अक्षर है। तो यहां पे जो है और एक दो बात समझिएगा कि अधिकांश अभिलेख जो है वो छोटे हैं और उनमें केवल 6 अक्षर है। सबसे बड़ा अभिलेख धौलावीरा से मिला है जिसमें 17 अक्षर है। ठीक है, 17 अक्षर है, 17 जो है वो अक्षर है। अब यहां पे देखिए, समझिएगा कि सिंधु घाटी, देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूं मेरी बात समझिएगा कि आपसे एक सवाल जैसे पूछा जा सकता है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो क्यों नहीं पढ़ी जा सकी, तो आपके पास कितने जवाब होंगे? अभी हमने जो लेक्चर्स दिए उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स मिले होंगे। सबसे पहला इसका सवाल है, इसका जवाब ये है कि ये वर्णमाला में ना लिखा जाकर ये अक्षरों में, ये जो है ये चित्रों के फॉर्म में, इसलिए इसको चित्राक्षर लिपि कहकर, इसको पिक्टोग्राफिकल स्क्रिप्ट कहकर पुकारा गया। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये क्यों नहीं पढ़ा जा सका? इसलिए नहीं पढ़ा जा सका क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ सिलेबल्स है, यानी कि जो अक्षरों की संख्या है, वो अक्षरों की संख्या 400 है। और एक तो चित्र के फॉर्म है और उसमें अक्षरों की संख्या 400 है। जबकि अगर रोमन लिपि की बात की जाए तो उसमें 26 है। अगर देवनागरी लिपि की बात की जाए तो उसमें 52 है। ठीक है, 52 अक्षर, जबकि वहां पर कितने हैं? अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि क्यों नहीं पढ़ा जा सका कि अधिकांश जो अभिलेख है ना उसमें वो बहुत ही छोटे हैं, उसमें बहुत ही कम अक्षरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अक्षर और शब्द में अंतर आप समझते होंगे। आप सोचिए कि अधिकांश अभिलेख छोटे हैं और उनमें केवल 6 अक्षर हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो अभिलेख है, याद रखिएगा ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है जिसमें 17 अक्षर है, 17 सिलेबल्स है। और जबकि अधिकांश अभिलेख जो है छोटे हैं जिसमें कह सकते हैं 6 अक्षर है। तो अब आप सोचिए कि एक तो प्रॉब्लम क्या है? पिक्चर के फॉर्म में। दूसरी बात, अधिकांश अभिलेख बहुत छोटे हैं, उसमें कम से कम अक्षरों का प्रयोग हुआ है, 6 अक्षर का प्रयोग हुआ है। सबसे ज्यादा 17 अक्षर का प्रयोग धौलावीरा में हुआ है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाएगी कि वो चित्र के फॉर्म में है, उसका उस एक पर्टिकुलर चित्र का जो अक्षर के फॉर्म में है, वास्तव में उसका क्या तात्पर्य होगा, क्या मीनिंग होगा, इसका उद्वाचन करना जो है, इसको डेसिफर्ड करना, ये बड़ा ही कठिन काम है। और यही वजह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। किंतु यहां पे हम लोग कुछ और बातें करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन पढ़ने के क्रम या पढ़ने के प्रयास बहुत पहले से। तो हम लोग इस बात को समझ लें कि सबसे पहली बार किसने पढ़ा, किसने सबसे पहली बार इसको वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहां पे देखिए पढ़ने में दिक्कतें क्यों है ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है ना, इसके बाद देखिए महादेवन और विश्वनाथन। ठीक है, महादेवन और विश्वनाथन जैसे कह सकते हैं बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है, बहुत ही मतलब जो है महत्वपूर्ण विद्वान है। इन्होंने विभिन्न स्थलों से कुल मिलाकर लगभग 2467 इंस्क्राइब्ड, यानी इंस्क्रिप्शंस जो है वो क्या है कि अभिलिखित वस्तुओं को, इंस्क्राइब्ड जो है वस्तुओं को प्राप्त किया है, जिसमें मोहनजोदड़ो से आप समझ जाए 1398 और हड़प्पा से 891 मिला है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि कुल का 56.67% मोहनजोदड़ो से मिला, जबकि हड़प्पा से 36.12%, यानी कि दोनों मिलाकर अगर देखा जाए
तो जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य हैं, वो लिखित साक्ष्य का 93% हिस्सा जो है वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ही जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतनी संख्या महादेवन और विश्वनाथन नामक विद्वानों ने उन्होंने कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट किया मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, और इसके बाद एक डाटा तैयार किया कि मोहनजोदड़ो से कितना और वो कितना मिला और टोटल कितने मिले। ठीक है, इसके बाद देखिएगा कि हड़प्पाई लिपि पढ़ने की जो कोशिश थी वो कोशिशें जो है वो कब से प्रारंभ हुई। देखिए सबसे पहली बार, ये सब थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट तो याद रखना है, फैक्ट्स भी थोड़ी सी याद रखिएगा कि सर्वप्रथम अगर बात की जाए तो हड़प्पाई लिपि पढ़ने की सबसे पहली जो कोशिश है वो वैडिल महोदय ने किया था। और कब किया था? 1925 ईस्वी में। ठीक है, वैडिल महोदय ने 1925 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पाई लिपि को पढ़ने की कोशिश की। इसके बाद सीजे गैड और सिडनी स्मिथ, ठीक है, सीजे गैड व सिडनी स्मिथ जो है इन्होंने इस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से इसे पढ़ने का प्रयास किसने किया था? हंटर महोदय ने। और 1934 एडी में हंटर महोदय ने 1934 एडी में इन्होंने जो है वो क्या है कि इसे वैज्ञानिक पद्धति से पढ़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो यहां पे ये ध्यान रखिएगा, वैडिल महोदय और दूसरा है हंटर महोदय। ठीक है, वैडिल महोदय ने 1925 ईस्वी में सबसे पहली बार इसे पढ़ने की जो है वो क्या है कि कोशिशें प्रारंभ की। इसके बाद सिडनी स्मिथ, सीजे गैड, ये सब भी उसमें लगे, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने की इसकी शुरुआत 1934 एडी में किसने किया था? हंटर महोदय ने किया था। लेकिन कुल मिलाकर इनकी जो कोशिशें थी वो कोशिशें चलती रही, लेकिन वो सफल नहीं रही। ठीक है, लिपि से संबंधित अब देखिए 1925 से प्रारंभ हुआ, 1934 में जो है वो क्या हुआ? 1921 में आपको मालूम है कि हड़प्पा का उत्खनन हुआ, हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में आई। इसके बाद लिखित साक्ष्य मिले, लिखित साक्ष्यों को पढ़ने की कोशिश जो है वैडिल महोदय ने 1925 ईस्वी में किया, वैज्ञानिक तरीके से 1934 में प्रारंभ किया था, हंटर महोदय ने किया। ठीक है, तो इसके बाद जो ये प्रक्रिया चलती रही, आज तक चल रही है, पढ़ने की कोशिशें लगातार जारी है, और लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इस क्रम में 2-3 बातें याद रखिएगा कि भले ही उसे पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं, यानी कि टोटल अक्षरों की संख्या, अक्षर जो चिन्ह है वो कितने हैं? 400 है। ठीक है, 400 है। और दूसरी बात कि उसको लिखने की जो पद्धति बतलाई जाती है वो बतलाई जाती है कि पहले दाईं से बाईं, दाईं से बाईं, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। ठीक है, तो ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, इस तरह से अगर आप समझिए तो इसको आपको समझ में आएगा। यहां पे ध्यान से समझिएगा कि इसमें टोटल जो है अक्षरों की संख्या जो है वो कितनी है? 400। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये जो है आपको पता चल गया कि टोटल अक्षरों की संख्या जो है वो कितनी है? 400। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको लिखने की जो शैली थी, पहले एक लाइन इधर से इधर आती थी, फिर इधर से इधर जाती थी, फिर इधर से इधर आती थी, फिर इधर से इधर जाती थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि ये एक लाइन इधर से गया, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर। अगर किसी खेत को जोता जाता है तो हल बैल जो लगाए जाते हैं वो इधर से आते हैं, फिर इधर से इधर, ऐसे ही तो चलते रहा। इसलिए याद रखिएगा कि इस शैली को, इस लिखने की शैली को हलावर्त शैली कहकर पुकारा जाता है। इसी प्रकार जो है फिर क्या होगा कि गाय जब कह सकते हैं कि यूरिन डिस्चार्ज करती है तो उसकी आकृति कुछ इस तरह की बनती है, इस तरह से करती है, इस तरह की आकृति बनती है। इसलिए याद रखिएगा इस शैली को गौमूत्रिका शैली कहकर भी पुकारा जाता है, और इंग्लिश में इसको जो है कुल मिलाकर कहा जाता है बॉस्ट्रोफेदन, बॉस्ट्रोफेदन स्टाइल कहा जाता है। और यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि सम्राट अशोक का यर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से एक अभिलेख मिला है, और उस अभिलेख की भी लिखने की जो पद्धति है वो इसी जो है गौमूत्रिका शैली या बॉस्ट्रोफेदन स्टाइल से मिलती जुलती है। उससे जो है अशोक का ध्यान ये रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो गौमूत्रिका शैली में लिखी जाती थी, बॉस्ट्रोफेदन स्टाइल में लिखा जाता था, हलावर्त शैली में लिखा जाता था। तो जब आपसे यह सवाल पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की लिखने की जो शैली थी, अशोक के एक अभिलेख में भी उसी शैली का प्रयोग हुआ है,
तो फिर वो जो है वो शैली, वो अशोक का वो कौन सा अभिलेख है? तो अशोक का वो अभिलेख जो है वो कौन सा हो जाएगा? यर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से प्राप्त उसका जो अभिलेख है, ठीक है, यर्रागुडी कुर्नूल आंध्र प्रदेश से उसका जो प्राप्त अभिलेख है। यहां पे देखिए लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, टोटल अक्षरों की संख्या कितनी हमने बताई? 400 है, ठीक है, टोटल अक्षरों की संख्या जो है वो कितनी है? 400। इसी प्रकार ये गौमुत्रिका या हलावर्त शैली में लिखा जाता था, इसको जो है बौस्ट्रोफेदन स्टाइल कहा गया। और अशोक का यर्रागुडी से प्राप्त जो अभिलेख है, जो कि कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में स्थित है, अशोक का ये जो प्राप्त अभिलेख है, ये प्राप्त अभिलेख भी इसी गौमुत्रिका या हलावर्त शैली में लिखा गया, ठीक है। ये चित्राक्षर लिपि में, पिक्टोग्राफर लिपि में, और हर अक्षर किसी ध्वनि, भाव या वस्तु का द्योतक है, ठीक है ना। ये जो है किस स्क्रिप्ट में? चित्राक्षर। ये सवाल बहुत बार पूछा गया कि कौन सी जो है वो क्या है कि लिपि में, कौन से फॉर्म में, तो वो चित्राक्षर लिपि हो जाएगा। तो इस तरह से एक बार रिकैप कर दूं मैं आपको, ठीक है, और हमें और इसको नोट करना चाहे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए हमने सबसे पहली जो बात बताई, ये हमने हेडिंग, आप लोग भी सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग आप डालिएगा हड़प्पाई लिपि, ठीक है। हड़प्पाई लिपि हो गया, हड़प्पन स्क्रिप्ट हो गया, और हड़प्पन स्क्रिप्ट में क्या लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु लिपि अपठनीय है, ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं किंतु लिपि अपठनीय है। क्या कारण हमने बताया? 3 कारण बताए। सबसे पहली बात, टोटल अक्षरों की संख्या 400 है। अक्षर की जो है वो बात करें तो वो जो है वो क्या है कि एक प्रकार से पिक्चर के फॉर्म में है। तीसरा हो जाएगा कि बहुत छोटे छोटे अभिलेख हैं जिसमें 6 अक्षर, सबसे ज्यादा धौलावीरा में एक अभिलेख मिला है जो 17 अक्षरों से प्रयुक्त हुआ है, तो बहुत छोटा है, स्टार्ट किया नहीं खत्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में उसके संबंध में पता जो है लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई। तो टोटल जो है ये तो हो गया, और तीसरा जो है हमने आपको बताया, तो पहले 400 अक्षर है, उसके बाद अभिलेख बहुत छोटे छोटे हैं, और तीसरा हो जाएगा पिक्चर के फॉर्म में, इसलिए उसका उद्वाचन अभी तक नहीं हो पाया, ठीक है। और इसी समकालीन मेसोपोटामिया की जो लिपि है किलाक्षर लिपि कहलाती है। इजिप्ट जो मिस्र की लिपि है हायरोग्लिफिक लिपि कहलाती है। बेबीलोनिया की लिपि क्यूनिफॉर्म लिपि कहलाती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा पढ़ने में दिक्कतें क्यों है, ये मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद महादेवन और विश्वनाथन, अब अशोक के अभिलेख को किस किसने मतलब कलेक्ट किया, संग्रह किया। संग्रह करने में एक होता है संग्रह करता और दूसरा होता है पढ़ने वाला, ठीक है। तो महादेवन और विश्वनाथन ने विभिन्न स्थलों से कुल मिलाकर अभिलिखित वस्तुओं को प्राप्त किया, ठीक है। अभिलिखित वस्तुओं को प्राप्त किया। मोहनजोदड़ो टोटल जो है 2467 है, इसमें मोहनजोदड़ो से 1398 और हड़प्पा से 891, और कुल का 56.67% है, कुल का 36.12% यहाँ पे है, 56.7% जो है यहाँ पे है, और इससे टोटल जो है 93% के लगभग इन्हीं 2 स्थलों से अशोक के अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हड़प्पाई लिपि पढ़ने की कोशिश के तौर पे हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो है ध्यान ये रखना है कि सर्वप्रथम वेडिल महोदय ने 1925 ईस्वी में पढ़ा। इसके बाद सीजे गेड व सिडनी स्मिथ ने भी कोशिश की। सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से, वैज्ञानिक देखिए वैज्ञानिक पद्धति से जब हम कहते हैं तो यहां पे देखिए हर जगह पे ये शब्द बहुत मिलते हैं। वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है, साइंटिफिक टेम्परामेंट जिसको कहते हैं, एक साइंटिफिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक तरीके से किसने पढ़ा, तो वैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे विज्ञान जब जुड़ जाएगा ना, तो बस इतनी सी बात समझिएगा कि विज्ञान विदाउट कह सकते हैं कि लॉजिकल, विदाउट लॉजिक जो है वो कोई बात नहीं करता है। उसमें कोई विश्वास, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, प्रथा, इस तरह की चीजें नहीं है। बस हर चीज का तहकीकात करना, छानबीन करना, उस पर जो है कह सकते हैं तर्क की कसौटी पर खरा उतारना, और उसके बाद अगर सुटेबल है तब उसे अपनाना, तब उसके संबंध में अपना निर्णय देना, यही तो वास्तव में साइंटिफिक टेम्परामेंट है। तो वेडिल महोदय ने सबसे पहली बार कोशिश की, और हंटर महोदय ने मतलब हर दिमाग लगा के, हर तरह से तार्किक रूप से उसे पढ़ने की कोशिश किया, हालांकि उसमें वो सफल नहीं हुए, ठीक है। लिपि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने बताई कि यह चित्राक्षर लिपि है, और यह गौमुत्रिका या हलावर्त शैली में, और इंग्लिश में इसको बौस्ट्रोफेदन कहा जाता है, बी, ठीक है, बौस्ट्रोफेदन कहा जाएगा, BOUSTROPHEDAN, बौस्ट्रोफेदन स्टाइल।
बॉस्ट ऑफ फेदर स्टाइल लिखा गया और इसमें टोटल अक्षरों की संख्या 400 है। और ये यर्रागुडी, अशोक का यर्रागुडी आंध्र प्रदेश से प्राप्त जो अभिलेख है जो कुर्नूल जिला में है वो भी इसी तरह से लिखा गया था। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा कि इसमें टोटल हमने हलावर्त शैली समझाने की कोशिश की थी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार अगर देखा जाए तो ये अपने आप में जो है वो महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो लिपि अभी भी रहस्य के पर्दों में घिरा हुआ है। और जिस दिन हड़प्पा सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी वास्तव में उससे जो है देखिए बहुत सारे इतिहासकार, या अगर मैं नेट पे सर्च कर रहा था तो उसमें ये पढ़ रहा था कि बहुत सारे मतलब जो है विद्वानों की यह राय है कि वास्तव में जानबूझकर इसको नहीं पढ़ा गया। ठीक है, जो कह सकते हैं कि आईसी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है उस पर पहले जो है कह सकते हैं कि अंग्रेजों का पहले नियंत्रण था। ठीक है ना, तो वो सब जो है वो क्या है कि उस तरह का ये नहीं चाहते थे इसका उद्वाचन हो, क्योंकि उद्वाचन से हो सकता है कि आर्य और द्रविड़ के बीच का जो एक संघर्ष की जो अवधारणा रही है वामपंथी इतिहासकारों का, ठीक है, वो जो अवधारणा गलत सिद्ध हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात कि उसमें शायद ऐसा हो सकता है कि वहां पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले बहुत सारे आजकल आप तो सुनते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वैदिक युग को रख दिया जाए तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि तमाम तरह की इस तरह के जो है तमाम तरह के उस पे जो है राय रखे जाते हैं कि जानबूझ के नहीं पढ़ा गया, या फिर अब चलिए कह सकते हैं परिस्थितियां अनुकूल है, पढ़ने की कोशिशें होनी चाहिए, हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर उसका कोई भी उद्वाचन अभी तक संभव नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात आप समझ रहे होंगे। छोटा सा वीडियो था लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये इस तरह की चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका जो है एक शॉर्ट नोट्स में भी जीएस वगैरह सब में वो पूछा जा सकता है कि हड़प्पाई लिपि के संबंध में, ठीक है, आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि के संबंध में इतनी सारी बातें अगर जानते हो तो आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं हमारी यह पेशकश जो है आपको पसंद आया होगा, और मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।